धन्यवाद राजीव जी। एक तो आपने महाराष्ट्र के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का बयान आपने सुनाया। जी। उस बयान में उन्होंने कहा, किस जगह पे कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है? कोई वाक्य, कोई सेंटेंस किसी बिंदु पर या उनकी दावेदारी नहीं है। पूरा का पूरा मैंने बहुत ध्यान से आप उनका वक्तव्य सुना, और इसके पहले जब उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तभी मैंने सुना था। आखिर शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद का दावा क्यों छोड़ेंगे? वो क्या उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी एक सामान्य मंत्री बने रहने के लिए, गृह मंत्री बनने के लिए उन्होंने शिवसेना से अलग हुए थे वो? और अगर वो मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ देंगे तो क्या उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विधायक इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे? और छोड़ेंगे ही क्यों? और दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी क्या शिंदे साहब को नाराज रख करके महायुति की सरकार चला लेगी? सवाल महायुति की सरकार का चलाने का भी नहीं है, केंद्र सरकार चलाने का भी है। जो उनके सांसद है, 7 सांसद, उसकी भी आवश्यकता केंद्र को है। तो शिंदे साहब अपना दावा छोड़ दिए हों, या शिंदे साहब के स्वभाव में यह है कि नहीं नहीं ठीक है, हम छोड़ के जा रहे हैं, जो जिसको चाहे आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये तो मेरे बात मेरे गले तो नहीं उतरती। दूसरी चीज कि क्या ये विधानसभा का चुनाव हो गया 2024 में, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हो गया, अब शिंदे साहब की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को? ये भी संभव नहीं है। अभी जो उस राज्य की बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव होने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब के बगैर इन चुनाव में उतरने के लिए तैयार है? और उन चुनाव में वो सामना कर सकती है अपने विपक्षियों का बगैर शिंदे के? और तीसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रही है लगभग सभी राज्यों में, वह फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना लेगी, और फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना करके वह राज्य के लोगों को पेशवाई का राज वापस लाने का संदेश देने के लिए वो राजनीतिक रूप से तैयार है? इस सामान्य से सवाल नहीं है। और कहीं भी उन्होंने कहा कि मैं सीएम ने कॉमन मैन रहा हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने कॉमन मैन के रूप में उन्होंने काम किया और लोगों के बीच में मौजूद है। अगर इतनी बात सामान्य होती तब तक सरकार बन जाती। उनके शिंदे साहब के लोग कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं वो। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी इनकार नहीं कर पाई अभी तक कि नहीं नहीं हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। सब बातें सूत्रों के हवाले से कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे तो प्रधानमंत्री जी निर्णय ले लें। ये तो बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होगा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप शिंदे साहब को क्या भारतीय जनता पार्टी किनारे करने या उनको नाराज करने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति बाला साहब ठाकरे के जमाने में, बाला साहब ठाकरे के जो नेतृत्व वाली शिवसेना की मुद्दे कर रहे थे, और आज जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में राजनीति शिंदे साहब के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ कर रहे हैं, वही शिवसेना है। तो शिवसेना से अलग होकर के अभी राजनीति करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि शिंदे साहब को नाराज कर लेना इतना आसान भी नहीं होगा पार्टी के लिए, और केवल इस बिना पर कि भी आने वाले चुनाव भी है। दूसरी बात, तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि अभी मुख्यमंत्री का पद का मसला इतना आसानी से खत्म नहीं हुआ है। और आपने जो शिंदे साहब का वक्तव्य हम लोगों ने सुना, उसमें कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी को छोड़ा नहीं है। अब बात आती है इस चुनाव की। सच्चाई है कि इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह किसी के गले नहीं उतर रही है। लेकिन यह मामला केवल ईवीएम तक नहीं है। इस पूरे के पूरे मामले को ईवीएम तक सीमित करना, इस पूरे विषय की व्यापकता को कमजोर करना है। आप उत्तर प्रदेश में कहां पे ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई? कुंदरकी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, क्या वह ईवीएम की छेड़छाड़ से हुई? वह जो दरोगा रिवॉल्वर लेके घूम रहा था वो ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, वो ईवीएम से छेड़छाड़ है। जो कहा जा रहा है, महाराष्ट्र का नागरिक कर रहा है, महाराष्ट्र के पत्रकार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तटस्थ पर्यवेक्षक कर रहे हैं कि जितना पैसा खर्च हुआ है महाराष्ट्र के चुनाव में, इतना महंगा चुनाव लोगों ने नहीं देखा। तो क्या ईवीएम से छेड़छाड़ है वो? अगर आप पैसे के ताकत को रोकने में सक्षम है नहीं है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, अगर आप लोगों के नाम मतदाता सूची से जो काट दिए जा रहे हैं इसके प्रति आप ध्यान देने की स्थिति में नहीं है,
अगर लोगों को वोट देने से रोकने की जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में सवाल नहीं पैदा करते, तो सवाल तो ईवीएम का नहीं बनता। ईवीएम को लेकर के अगर बात भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, अन्य लोग ही कहते हैं, इसी ईवीएम ने वायनाड में प्रियंका गांधी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया। इसी ईवीएम ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर ठेल दिया। इसी ईवीएम ने मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चौथे नंबर पर रख दिया। सवाल यह है कि अगर जहां चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में ईवीएम भी शामिल हो सकती है, चुनाव में ईवीएम को बदला भी जा सकता है, ये बड़े बड़े सवाल हैं। और केवल ईवीएम तक सीमित करना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है जी। अगर 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 जो सरकार निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कॉलेजियम बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो केवल उसका मुद्दा केवल ईवीएम तक सीमित रहेगा, मुझे तो नहीं लगता। अगर 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 निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देश निर्वाचन में जुड़े हुए लोग उसका पालन नहीं करते तो क्या मामला ईवीएम तक सीमित है? निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कहा कि सुरक्षा कर्मियों को किसी भी मतदाता से पहचान पत्र मांगने का अधिकार नहीं। मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना सुरक्षा कर्मियों का दायित्व तो नहीं है। ये लिखित पत्र है, इन ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका पालन तो कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ा। 50 इस तरह के वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। मेन स्ट्रीम के कुछ मीडिया के लोगों ने बेकार जगह इस तरह के वीडियोस दिखाए। बात वो भी तो एक महत्वपूर्ण विषय है। और अगर संस्थाएं अपने तरीके से काम नहीं करेंगी तो चाहे ईवीएम को प्रभावित करना हो, चाहे वोटर को प्रभावित करना हो, चीजें चलती रहेंगी। सवाल इस बात का है ईवीएम, मेरा तो अपना मानना यह भी है कि ईवीएम का विषय इतना गंभीर करने पर, इतनी विमर्श बढ़ा देने जाने पर इस बात की शंका कम से कम मेरे मन में है कि जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत भी देना चाहते हैं वो नहीं निकलेंगे कि जब हमारा वोट हमारे उम्मीदवार के पास जाना ही नहीं है तो हम क्यों वोट देना है। ईवीएम को बदल देना इसका समाधान, ये तो सामान्य सी बात जो निर्वाचन आयोग मांग सकता है। आप ईवीएम बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जिस तरीके से कराड़ में महाराष्ट्र में 40,000 वोट बढ़े और 40,000 के मतों से अंतर से वहां का कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया, तो आप वहां वीवीपैट के पर्चियों की गिनती करा दीजिए। जहां जहां शिकायतें आती हैं, जहां जिस मतदान केंद्र पर शिकायत आती, अभी जो मनसे के नासिक के उम्मीदवार ने कहा कि साहब हमारे घर में तो 6 लोग हैं, केवल 2 ही वोट हमको मिला, आप वीवीपैट की गिनती करा दीजिए, ये पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग आसानी से निर्णय ले सकता है। तो ईवीएम के पूरे मसले को तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन जो सवाल संवैधानिक संस्थाओं को या निर्वाचन कराने की संवैधानिक संस्था जो है उसके स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका समाधान क्या है? सवाल यह है कि अगर आप शुचितापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ चुनाव संपन्न नहीं कराते तो फिर आखिर इसकी जवाबदेही किसके पास होगी? अगर एक मतदाता अपने घर से निकल ही नहीं पा रहा है और उसके लिए तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, या ये मसला केवल इस समय का तो नहीं है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में रामपुर में चुनाव हुआ था, आजमगढ़ में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय क्या क्या दृश्य हुए। अपने विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे कम प्रतिशत का मतदान रामपुर में हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उपचुनाव जो हुआ था पिछली बार, अगले चुनाव में वो हार गई। सवाल है केवल यह चुनाव की स्थितियों को लेकर के जो सवाल पैदा हो रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ईवीएम तक सीमित नहीं है। अगर चुनाव सामान्य तरीके से नहीं कराए जाएंगे, चुनाव कराने की मशीनरी के ऊपर इतना सरकारी हस्तक्षेप रहेगा, अगर सरकारी हस्तक्षेप बीएलओ, पीठासीन अधिकारियों के सहयोगियों के तैनाती तक में तमाम तरह के हस्तक्षेप के अगर आरोप लगते रहेंगे और इन आरोपों से निर्वाचन आयोग मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा, इनमें सुधार करने का प्रयास नहीं करेगा, तो बात ईवीएम तक नहीं है जी। अगर यही तंत्र काम कराएगा बैलेट पेपर से भी, तो क्या हासिल कर लेंगे आप? क्या हासिल हो जाएगा? सवाल ये पूरा का पूरा इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर सवाल पैदा होता है। उसमें ईवीएम भी एक पक्ष हो सकता है, ईवीएम का लेकिन यह ईवीएम तक ही सीमित मामला नहीं है। और ईवीएम को रिप्लेस करके इस तंत्र के साथ आप एक जनता की चुनी हुई सरकार आप सत्ता में ला लेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर तंत्र ऐसे ही प्रभावित रहेगा तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी आ जाए, चुनाव तो कराने वाले ही लोग होंगे।
अगर निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों की शिकायतों को तरजीह नहीं देगा, अब भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में 5 पुलिसकर्मियों को निर्वाचन आयोग ने निलंबित किया। क्यों निलंबित किया? इसी बात की तो शिकायत थी कि वो मतदान की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। 8 पुलिसकर्मियों को उसने निर्वाचन के दायित्व से मुक्त कर दिया। क्या आरोप थे? कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे, वो ईवीएम को तो नहीं रिप्लेस कर रहे थे। तो निर्वाचन को प्रभावित करने की जो पूरा का पूरा तंत्र विकसित हो गया है, जिस पर निर्वाचन आयोग आंख मूंदे बैठा हुआ है, सवाल हुआ है। और इस बड़े सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा कि आखिर यह संवैधानिक संस्था, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र आयोग के रूप में विकसित किया, सरकार से अलग हो, एक स्वतंत्र होकर के काम करने की अपेक्षा की, उसके स्तर पे क्या हो रहा है? सवाल ये मुद्दे ये हैं। इसलिए यह बड़ा सवाल है। ये पूरे देश में चुनाव कराने की जो पूरा का पूरा जो तंत्र विकसित हो रहा है, उसको लेकर के सवाल है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक स्वाभाविक से सवाल है कि 33,912 वोट कम क्यों गिने गए? इसकी जवाबदेही निर्वाचन आयोग के ऊपर बनती है। जितने वोट पड़े हैं उससे 33,000 कम वोट गिन दिए गए। पहले निर्वाचन आयोग ने क्या तर्क दिया था कि जब मॉक वोटिंग होती है, उस समय जो मॉक वोटिंग के दौरान कुछ मत पड़े रहते हैं, उसको हटाया नहीं जा पाता, इसलिए ज्यादा मत गिन लिए जाते हैं। लेकिन कम क्यों गिन लिए गए? इसकी जवाबदेही किसके पास है? जी। तो बात केवल सीमित, मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव की निष्पक्षता यह केवल ईवीएम तक सीमित नहीं है, यह विषय व्यापक है और इसके सभी पक्षों पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पक्षों पे बात होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और ईवीएम या चुनाव प्रणाली, इस पे